गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं की भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय चालू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ये अध्याय 7 है। प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य, मूल मान, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, एलसी, एलसीआर, श्रेणी परिपथ, अनुनादी परिपथ, अनुनाद की कंडीशन क्या होती है, वाटहीन धारा क्या होता है और ट्रांसफार्मर इत्यादि के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इसको तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है दिष्ट धारा। आप सभी ने पढ़ा ही होगा या ज्ञात होगा कि धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है दिष्ट धारा। साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि दिष्ट धारा कौन सी धारा है जो बैटरियों से प्राप्त होती है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो विद्युत परिपथ से प्राप्त होती है ना। परिपथ से मतलब जो घर में प्राप्त होता है साधारणतः उस धारा को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो आइए देखते हैं एक्चुअल में इसे कहते क्या है, कि ये धारा कैसी होती है, इसकी स्वभाव कैसा होता है। तो डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट इसको कहते हैं दिष्ट धारा को और प्रत्यावर्ती माने अल्टरनेटिंग। ठीक, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा वह धारा है जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। परिमाण परिवर्तित हो या ना हो, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा वह धारा है जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, चाहे परिमाण उसका परिवर्तित हो या ना हो। अर्थात वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, अर्थात जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होती, दिष्ट धारा कहलाती है। चित्र में देखिए, ये क्या है? दिष्ट धारा का प्रदर्शन है। ठीक, ये इसकी दिशा क्या है? एक ही दिशा में ये गति कर रही है। देखिए, ये धनात्मक दिशा में जा रही है टी के दिशा में, तो ये क्या है? एक ही दिशा में गति कर रही है, अर्थात टी उस तरफ जा रही है जिस तरफ टी क्या है? धनात्मक है ना। तो ये क्या हो गया? दिष्ट धारा हो गया। ठीक, और अगर यहीं पे यह क्या है? धनात्मक चिन्ह मान लिया जाए, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक हो, जैसा कि प्रत्यावर्ती धारा के केस में होता है, तो क्या होता है? एक बार धन, एक बार ऋण, एक बार धन, एक बार ऋण, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव चेंज होते रहता है। जो दिष्ट धारा नहीं कहते, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो वह धारा तो प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगी। और जो धारा देखिए एक ही दिशा में गति कर रही, ना चेंज, कोई इसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो उस धारा को कहते हैं दिष्ट धारा, अर्थात उसकी दिशा जो है अपरिवर्तित बनी रहती है। तो दिष्ट धारा भी दो प्रकार की होती है। एक होता है एक समान दिष्ट धारा। वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, एक समान दिष्ट धारा कहलाती है ना। एक समान दिष्ट धारा किसे कहते हैं? वह दिष्ट धारा मतलब जिसकी दिशा अपरिवर्तित रहती है। और तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह धारा जिसकी दिशा अपरिवर्तित रहती है तथा उसका परिमाण भी अपरिवर्तित रहता है, अर्थात वह धारा जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, एक समान दिष्ट धारा कहलाते हैं। ठीक, और असमान या परिवर्ती दिष्ट धारा वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण क्या है? समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। असमान या परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाते हैं। देखिए, दिष्ट धारा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह धारा जिसकी
दिशा क्या है, अपरिवर्तित रहती है, किंतु परिमाण क्या है, परिवर्तित होता है समय के साथ, तो उसे कहते हैं असमान या परिवर्ती दिष्ट धारा। ठीक, तो ये हमने जाना दिष्ट धारा के बारे में। अब चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं। वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों क्या है, समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण को हम लोग निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। I = I0 sin ओमेगा टी या I = I0 sin ओमेगा टी, जहाँ पे I धारा का ताक्षणिक मान होता है, I0 इसका शिखर मान उसको कहते हैं अधिकतम मान को, तथा ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति होती है। इस कोणीय आवृत्ति का मान होता है 2πμ। ठीक, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा, वृत्तीय गति जब पढ़ते हैं तो उस समय इसकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो देखते हैं इसका सबसे पहले चित्र देख लेते हैं, चित्र में अच्छे से समझ आएगा। देखिए यह क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी दिशा क्या है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, और यह क्या है, आवर्ती रूप से आगे बढ़ती है ना। आवर्ती माने उसी मतलब रूप को पुनः दोहराती है, आवर्ती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका आधा वेव यहाँ पे आया है ना, फिर उसके पश्चात आधा वेव नीचे ऋणात्मक हुआ, ये क्या है, धनात्मक, ये वाला क्या है, पोर्शन है ऋणात्मक, है ना। तो पहले क्या है, वेव जो है हमारा धनात्मक था, अर्थात धारा जो है धनात्मक है, फिर उसके बाद ये क्या हुई, ऋणात्मक हुई, फिर उसके बाद ये पुनः धनात्मक हुई, फिर उसके बाद ये क्या है, पुनः ऋणात्मक हुई। अर्थात धारा का मान एक बार धनात्मक है, एक बार ऋणात्मक है। एक चक्र में धनात्मक, दूसरे चक्र में ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार यह क्या है, ऋणात्मक होके पुनः धनात्मक हो जा रही है, तो यही क्या है, इसकी पीरियोडिसिटी है, मतलब आवर्तिता है ना, वो उसी रूप को पुनः दोहराती जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए धारा का जो अधिकतम मान क्या है, I0 है, तो ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं धारा का शिखर मान या अधिकतम मान। ठीक, और ये I जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, धारा का ताक्षणिक मान होता है, और ओमेगा क्या है, इसकी कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो इसकी पीरियोडिसिटी मतलब आवर्तिता कितनी हो जाएगी, कितने देर पश्चात यह पाई समय पश्चात यह पुनः अपनी आवृत्ति क्या है, पुनः अपनी आवृत्ति को दोहरा रही है, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, पाई। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो ये होता है, ग्राफ होता है, वह क्या है, आवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो समझ में आया, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा किसे कहते हैं। दिष्ट धारा वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, परिमाण परिवर्तित हो या ना हो, और प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है। यह हमने जाना प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा के बारे में। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता क्या है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को हम लोग निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। E E0 sin ओमेगा टी, जहाँ यह क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण जैसा ही है, वहाँ धारा के जगह में यहाँ पे क्या है, E है। ठीक, बल E एनर्जी।
तो I धारा के प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या था? I = I0 sin ओमेगा t। और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण है E = E0 sin ओमेगा t, जहाँ पे E क्या है? विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान है, और E0 क्या है? E0 क्या है? उसका शिखर मान है। और यहाँ पे E0, E और ओमेगा क्रमशः विद्युत वाहक बल का शिखर मान, ताक्षणिक मान और कोणीय आवृत्ति है। ठीक, तो इस प्रकार हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के बारे में जाना। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कैसे होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किस प्रकार से होता है उसे हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले माना क्षेत्रफल A एवं n फेरों की संख्या वाली कोई कुंडली EFGH है ना। ये क्या है? एक कुंडली है जिसका नाम हम लोग ने दिया है EFGH। एक कुंडली है। कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ऐसा चित्र चिन्ह जो है वह क्या बताता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत क्या है? घूम रही है। ये वाला डायरेक्शन क्या है? घूमने का डायरेक्शन बताता है। और किसके परितः घूम रहे? ये जो अक्ष दिखाई दे रहा है, इस अक्ष के परितः यह क्या है? घूम रही है। और उच्च कोणीय वेग ओमेगा से यह क्या है? घूर्णन गति करती है। इस जो घूम रही है, घूर्णन कर रही है, उसका वेग कितना है? कोणीय वेग ओमेगा है। माना कुंडली के तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। इस कुंडली के तल का अभिलंब क्या है? वह कुंडली के क्षेत्र के P के क्या है? अनुदिश है, तथा निजी क्षण कुंडली का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक, जो यह क्या है? थीटा कोण बनाता है। इसे दूसरे चित्र से समझते हैं। देखिए, ये वाला चित्र में कुंडली क्या है? हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। यह क्या है? एक कुंडली है ना। प्रारंभ में कुंडली की स्थिति इस डायरेक्शन में थी, अर्थात मान लो AB। अब क्या हम लोग कंसीडर कर रहे हैं? हम अभी कुंडली को क्या है? ऐसे देख रहे हैं, और पहले ABCDEFGH लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा। और जब ऐसे रहेगा कुंडली तो ये EFGH है ना, ऐसे। और जब यह ऐसे हो जाएगा तो हम लोग को दो ही पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा, A और B। ठीक, तो हम अभी A और B दो कुंडली के अक्ष लेके है ना, अक्ष बोलता हूँ, 2 पॉइंट लेके हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो मान लो AB एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल कितना है? A है, तथा इसमें कुंडली में जो फेरों की जो संख्या है वह n है, और चुंबकीय क्षेत्र B के साथ यह क्या है? एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है। मान लो AB एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल A तथा जिसमें कुंडली में फेरों की संख्या n है, तथा चुंबकीय क्षेत्र B में जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कैसा है? एक समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के साथ वह एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। मान लो कुंडली उस समय घूमना प्रारंभ करती है जब कुंडली के तल का अभिलंब ON चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है। मान लो T समय में कुंडली थीटा कोण से घूम जाती है, जिससे उसकी स्थिति A', B' हो जाती है। तब चित्र में देखिए, घूमने के पश्चात इसकी स्थिति क्या हो जाती है? A', B' हो जाती है। यह T समय पश्चात क्या है? थीटा कोण से घूमती है। तो अब देखते हैं, कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कोणीय वेग
कोणीय वेग, कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, अर्थात कोण बटा समय। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। ये क्या आ गया हमारे पास, थीटा का मान। अब टी समय पश्चात कुंडली से जो संपूर्ण फेरों से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वह आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे टी समय पश्चात, टी समय बाद कुल चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला सभी को पता ही होगा। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला, फाई इज इक्वल टू एन बी ए। ठीक, फाई इज इक्वल टू एन बी ए। चूँकि हम लोग यहाँ सदिश लेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वह यहाँ से हम लोग लिखेंगे, पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एन बी ए कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा की जगह हम लिखेंगे हम लोग ओमेगा टी, तो ये आएगा ओमेगा टी। इस प्रकार हमारे पास आएगा फाई का मान। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अब हम लोग को पता है, क्या पता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से हम लोग को पता है क्या, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या होता है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E, वह किसके बराबर है, माइनस E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये आता है हमारे पास क्या, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पे हम लोग फाई का जो वैल्यू है उसे पुट आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। यहाँ फाई का वैल्यू लिखेंगे तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इसका क्या है, हम लोग टी के सापेक्ष क्या है, अवकलन करेंगे। तो ये सब क्या है, अचर है, तो अचर का क्या है, अवकलन नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एन बी ए और डी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। और आपको पता ही होगा फॉर्मूला, कॉस थीटा का समाकलन अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, जो विद्युत वाहक बल का मान आएगा वह आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इतना को हम लोग क्या है, एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो यह क्या आ गया हमारे पास, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण हमारे पास आ गया। इसे क्या कहते हैं, यह है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। यही प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल
का समीकरण है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू, हमने नियतांक माना क्या, एन, ए, बी और ओमेगा। इसे क्या है, यह एक क्या है, यह नियतांक है। ठीक, तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समीकरण का उत्पादन किया है ना। तो देखते हैं इसका मान अलग अलग, ये क्या है, ओमेगा टी के वैल्यू पे क्या है, ये निर्भर करता है। तो देखिए साइन ओमेगा टी, तो साइन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यह आया हमारे पास प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। और साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है, 1, और न्यूनतम मान कितना होता है, -1। ठीक, तो देखते हैं थीटा का समीकरण 1 में क्या है, ओमेगा टी, या इसे हम लोग थीटा भी कहते हैं, विभिन्न मानों के संगत ई के मान निम्नानुसार होंगे। पहला, यदि थीटा का मान हमारा 0 है तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी 0 होगा, और यदि थीटा का मान π/2 है तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान हमारा होगा E0 अर्थात अधिकतम, और यदि पाई है तो वह क्या होगा, न्यूनतम, और 3π/2 है तब वह क्या होगा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान सबसे कम मतलब ऋणात्मक में चला जाएगा। ठीक, और 2π हो जाएगा तो वह क्या होगा, फिर पुनः 0 हो जाएगा। तो इस मानों के आधार पर ओमेगा टी और प्रेरित विद्युत वाहक के मध्य क्या है, ग्राफ खींचा जाएगा, जो कि क्या है, एक वक्र मतलब साइन कर्व प्राप्त होता है, जो पिछले चित्र में हमने देखा था, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के चित्र में देखा था कि वह इस प्रकार से यहाँ भी चित्र है, वह क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का यहाँ चित्र है, वह क्या है, एक ज्यावक्र प्रदर्शित करता है। ज्यावक्र मतलब साइन वेव प्रदर्शित करता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए बुक को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा।